नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सागर मौर्य ऋषि पीसेस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप सब? आशा है सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन में पूरे जोर शोर के साथ, पूरे दमखम के साथ लगे होंगे और इसी उम्मीद के साथ कि इस साल आपको किसी भी हाल में अपना सिलेक्शन, अपनी एक सीट वहाँ रिजर्व करके रखनी है। आज की क्लास में पुनः लेके हाजिर हुआ हूँ इलाहाबाद हाईकोर्ट की ग्रुप सी, ग्रुप डी और स्टोनो ड्राइवर के स्टेज फर्स्ट का प्रैक्टिस सेट, क्योंकि स्टेज फर्स्ट में सभी का सिलेबस एक है। तो आज की क्लास मैं बिना टाइम गंवाए शुरू करना चाहूँगा। आज की क्लास में दोबारा 25 क्वेश्चन का एक सेट। तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास में। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? ऑप्शन 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, या 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, या 12 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो आइए मैप के थ्रू देखते हैं। मुख्य भूमि मतलब मेनलैंड, ये दक्षिणी बिंदु सीमा या बिंदु। और अगर ओवरऑल पूरे भारत की दक्षिणी सीमा देखें, अब पॉइंट देखें या दक्षिणी सीमा देखें, तो ये 6 डिग्री से शुरू होता है, 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। अब मेनलैंड की बात करें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ओके, तो सही ऑप्शन देखें, ऑप्शन बी सही है ऑप्शन। अब यहीं पे भारत का देशांतरी विस्तार भी देख लें। देशांतरी विस्तार भारत का 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भारत का अक्षांशीय बिंदु, अक्षांश देशांतरी विस्तार। और एक पॉइंट, भारत कभी कभार दक्षिणी बिंदु पूछ लेता है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु बिंदु मुख्य भूमि का ये कन्याकुमारी। ओके, और दक्षिणी पॉइंट पूछे तो ये है ग्रेटर निकोबार में इंदिरा पॉइंट। ओके, और उत्तरी पॉइंट पूछे, उत्तरी पॉइंट बिंदु इंद्रकौल। ये लद्दाख में। और यहीं भी पूर्वी बिंदु किविथू अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, और पश्चिमी बिंदु यहीं पे देखें, गुजरात में कच्छ है, गुहारमुता। ये कच्छ गुजरात में स्थित है।
ये कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगली क्लास में, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। भारत का प्रमाणिक समय यानी कि भारतीय मानक उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। ऑप्शन कोलकाता के समीप, दिल्ली के समीप, इलाहाबाद के समीप, भोपाल के समीप। सही ऑप्शन इलाहाबाद के समीप। भारत का मानक टाइम 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ओके, ये ग्रीनविच टाइम से, ग्रीनविच मेन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। और एक पॉइंट और देख लेते हैं कि भारत का जो भारतीय मानक समय है ये कितने राज्यों से होके गुजरता है। ये 5 राज्यों से गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय मानक समय और कर्क रेखा दोनों मिलते हैं छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में। कोरिया जिला, छत्तीसगढ़। कर्क और मानक दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है, एक दूसरे से मिलती हैं। ये रहा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके आने की 100% गारंटी हर एक एग्जाम में। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, ऑप्शन देखिए, 8,115 किलोमीटर, 16,600 किलोमीटर, 15,106.7 किलोमीटर और 7,516.6 किलोमीटर। तो सही ऑप्शन 15,106.7 किलोमीटर ये स्थलीय सीमा। और ये 7,500 ये भारत की समुद्री सीमा है। ओके, और यहीं पे एक पॉइंट और, स्थलीय सीमा कितने राज्यों से होगे, या भारत के कितने राज्य दूसरे देशों से सीमा साझा करते हैं। 16 राज्य एंड 2 केंद्र शासित प्रदेश जिनकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी हुई हैं। और यहीं पे एक पॉइंट, भारत की समुद्री सीमा 9 राज्य एंड 4 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वतीय और पहाड़ियों का विस्तार है। मतलब भारत के कितने भूभाग में पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। तो अब यही केवल पर्वत के बारे में देखें तो 11%
भारत के 11% भूभाग पर पर्वतों का विस्तार है और 18% भूभाग पर 18% भूभाग पर पहाड़ियों का विस्तार है। और टोटल मिला के देखें ये बनता है 29%। 29% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 29%, 27.77%, 74%, 22%। सही ऑप्शन ए सही ऑप्शन। और यहीं पे पठारी भूभाग देख लें। भारत के कितने भूभाग पे पठारी क्षेत्र है? पठारी क्षेत्र 28%, मैदानी क्षेत्र 43% भूभाग पे मैदान फैला हुआ है। नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ऑप्शन देखिए। 111 मील, 12 मील, 24 मील, 200 मील। ये पूछ रहा है टेरिटोरियल वाटर बॉडी जो है 12 नॉटिकल मील्स, नॉटिकल माइल। इस 12 नॉटिकल माइल भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। अधिकार। और तो सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन बी। ये जो 24 नॉटिकल मील्स ये है संलग्न क्षेत्रमंडल। क्षेत्रमंडल इस पे भारत को ये 24 नॉटिकल माइल इसमें भारत को राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क, अप्रदूषण नियंत्रण और अप्रवासी कानून लागू करने का पूरा अधिकार है। ओके, और इसी से आगे बढ़ जाते हैं 200 नॉटिकल मील्स अनन्य आर्थिक क्षेत्र। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन 200 नॉटिकल माइल्स। इस क्षेत्र में भारत को समुद्री खनिज संसाधन, जल शक्ति आदि के संरक्षण, दोहन और उनका अनुसंधान करने का अधिकार है। ओके, और भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यह है 2,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला है। ओके, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ऑप्शन देखें। मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एम.एन. राय, गोपाल कृष्ण गोखले। सही ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू। हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन मालय मिंटो सुधार, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1858 या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन देखें। पूछ रहा है भारत में सचिव का पद। सही ऑप्शन 1858। अब यहीं पे कुछ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। मालय मिंटो सुधार ये केंद्र
इसके अंतर्गत जो सुधार किए गए, केंद्र और विधान परिषद, केंद्र और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। विधान परिषदों के आकार में वृद्धि। ओके। और पहली बार किसी भारतीय को वायसराय या गवर्नर की कार्य परिषद में चुना गया था विधि सदस्य के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। सिन्हा जी को। और इसी के सुधार के अंतर्गत पहली बार भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का शुरुआत। निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है। और यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मार्ले जो था भारत का राज्य सचिव और मिंटो वायसराय। और अगला ऑप्शन देखें, अगला ऑप्शन में 1861 की कुछ प्रमुख चीज़ें। इस पे दो प्रमुख चीज़ें। पहला, गवर्नर जनरल, या क्योंकि 1858 के बाद गवर्नर जनरल ही जो पद था उसको वायसराय बना दिया गया था, लेकिन गवर्नर जनरल की पावर भी वायसराय के अधीन थी। तो उस वक्त कैनिंग ने 3 लोगों को विधान परिषद के लिए मनोनीत किया था। बनारस के राजा, पटियाला की महाराजा और सर दिनकर राव। और विधान परिषदों का गठन भी किया गया था, जिसपे बंगाल विधान परिषद का गठन 1862 में किया गया था। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का गठन 1866 में किया गया था। और पंजाब में विधान परिषद का गठन 1897 ईस्वी में। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र एंड पंजाब, यहाँ विधान परिषद का गठन किया गया था। और 1858 की कुछ प्रमुख बातें देखें इस पे। भारत का, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से हिल गई थी। और भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत ये भारत का ईस्ट इंडिया के अधीन जितना भी भारत का भूभाग था वो सीधे ब्रिटेन की महारानी के अधीन चला गया। और गवर्नर जनरल के पद की तरह भारत का वायसराय और पहला वायसराय कैनिंग, ये फर्स्ट वायसराय। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोड ऑफ डायरेक्टर, ये जो द्वैत प्रणाली चल रही थी, इसको समाप्त करके भारत का राज्य सचिव पद सृजित किया गया। राज्य सचिव का पद सृजित किया गया। ये ब्रिटेन के संसद का
जो कैबिनेट मंत्रालय था उसका ये एक मेंबर हुआ करता था और ब्रिटेन में ही बैठता था। ओके, ये रहे कुछ पॉइंट। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. राय या बाल गंगाधर तिलक। सही ऑप्शन ऑप्शन सी, एम.एन. राय 1934 में पहली बार संविधान सभा के गठन के लिए या औपचारिक रूप से संविधान सभा की गठन की मांग की थी। और सबसे अगर कभी कभार एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि सर्वप्रथम संविधान निर्माण की मांग किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने 1895 ईस्वी को। संविधान सभा निर्माण की मांग की थी। स्वराज विधेयक। विधेयक के द्वारा। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं। और इसी के साथ हम अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर और चौथा ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा। सही ऑप्शन ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। ओके, और भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी वो प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे और प्रारूप समिति के सदस्य आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। और सच्चिदानंद सिन्हा की जी की बात करें, ये संविधान सभा के सबसे पहले संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन आर्थिक विकास का सहगामी है? ऑप्शन रिफ्लेशन, मुद्रास्फीति, स्टैगफ्लेशन, मुद्रा अपस्फीति। तो सही ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए, रिफ्लेशन को मुद्रा संस्फीति। मुद्रा संस्फीति में ये होता है कि मंदी को कम करने के लिए जानबूझकर जो महंगाई की जाती है उसे रिफ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति इसको महंगाई, जब मुद्रा का मूल्य घटता है और वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। ओके, और यहीं पे स्टैगफ्लेशन, कीमतों में एक साथ वृद्धि और आर्थिक विकास की स्थिरता की विशेषता वाली स्थिति होती है। इसमें मतलब योग हो कि जब कीमतों में एक साथ वृद्धि और आर्थिक विकास की स्थिरता होती है तो उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। और मुद्रा अपस्फीति, डिफ्लेशन, जब किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है और महंगाई अपने चरम पे पहुंच जाती है या वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाती है तो उसे मुद्रा अपस्फीति कहते हैं। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, आरबीआई ने वर्ष 2010 के माध्यम आरबीआई ने वर्ष 2010 के मध्य की
11% से अधिक की मुद्रास्फीति दर के लिए किस कारक को जिम्मेदार बताया? ऑप्शन: खाद्यान्न की कमी, कच्चे तेल की बढ़ती कीमत, आय में वृद्धि, और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से सभी। तो सही ऑप्शन है उपर्युक्त में सभी। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। इनमें से किस राज्य ने ई मित्र कार्यक्रम की शुरुआत की थी? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। सही ऑप्शन ऑप्शन ए राजस्थान। ये राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी ई शासन प्रणाली है। ई शासन प्रणाली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, नाइट्रोजन। सही ऑप्शन आयोडीन। कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, जिससे फ्रैक्चर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और कैल्शियम की कमी से जो रोग होता है उसको ऑस्टियोपेनिया कहते हैं, की समस्या कहते हैं। ओके, इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार के तरंगों का उदाहरण है? इंफ्रारेड सूक्ष्म तरंगे, इंफ्रासोनिक तरंगे, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन ऑप्शन बी सूक्ष्म तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया, प्रतिवर्ती अभिक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डीआरडीओ ने ओडिशा तट पर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर के फेज सेकेंड का पहला सफल उड़ान परीक्षण कब किया? ऑप्शन देखिए, 2 नवंबर 2022 को, 22 नवंबर 2022 को, 21 सितंबर 2022 या 6 सितंबर 2021। तो सही ऑप्शन ऑप्शन ए 2 नवंबर 2022 को। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम? ऑप्शन गोविंद बल्लभ पंत, श्री नारायण दत्त तिवारी, चौधरी चरण सिंह, या हेमवती नंदन बहुगुणा। तो इस ऑप्शन के हिसाब से देखें तो सबसे अधिक कार्यकाल रहा गोविंद बल्लभ पंत जी का, जो 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक। और नारायण दत्त तिवारी जी का कार्यकाल ये एक या डेढ़ साल के लिए 3 बार मुख्यमंत्री बने। और चौधरी चरण सिंह जी, ये इन्होंने 2 शिफ्ट में 2 बार एक साल के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए। और पहली बार मुख्यमंत्री बनाए गए 1967 में और दूसरी बार 1970 में। और हेमवती नंदन बहुगुणा जी के बारे में देखें, ये मुख्यमंत्री 1973 में बनाए गए थे 1975 तक के लिए। तो अगर उत्तर प्रदेश में बात करें कि सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री कौन बना या सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री पद, तो ये है मायावती जी। मायावती जी 4 बार। ओके, नेक्स्ट हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद, मथुरा, अलीगढ़, सारनाथ। सही ऑप्शन ऑप्शन डी सारनाथ से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश में कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र? ऑप्शन देखिए, मथुरा, कौशाम्बी, प्रयागराज या सभी। गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा और कला के प्रमुख केंद्र हैं? मथुरा भी रहा, कौशाम्बी, प्रयागराज और सही ऑप्शन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ? ऑप्शन बुंदेलखंड, सारनाथ, इलाहाबाद, मथुरा। सही ऑप्शन देखें, सही ऑप्शन सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी किशनगंज, दिल्ली में बनने जा रही है, इसे कौन सी संस्था बना रही है? ऑप्शन भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय कुश्ती संघ, भारतीय रेलवे, दिल्ली सरकार। सही ऑप्शन भारतीय रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने 14 फरवरी 2022 में PSLV C-52 रॉकेट द्वारा निम्नलिखित में से किस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा? GSAT-13, कार्टोसैट-3 और EOS-04 और INS-1C। तो सही ऑप्शन ऑप्शन सी, सही ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 9,000 किलोमीटर से अधिक लंबी विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? ऑप्शन देखिए, पाताल पानी रेल सुरंग, अटल सुरंग, लाडर सुरंग, पीर पंजाल सुरंग। ये पूछ रहा है राजमार्ग सुरंग। सही ऑप्शन अटल सुरंग। अटल सुरंग को रोहताक दर्रे के समीप पीर पंजाल श्रेणी में बनाया गया। पीर पंजाल श्रेणी में बनाया गया। ये मनाली टूले राजमार्ग पर स्थित है और इसकी वजह से मनाली से लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हुई है। और इसके अटल सुरंग जो बनाई गई है, ये मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। स्फीति से जोड़ता है। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान देने हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस व्यक्ति को फरवरी 2022 में UGC का चेयरमैन बनाया गया? ऑप्शन देख लेते हैं। M जगदीश कुमार, K संजय मूर्ति, प्रोफेसर शांति श्री, प्रोफेसर DP सिंह। तो सही ऑप्शन ऑप्शन ए जगदीश कुमार। इनको दोबारा UGC का चेयरमैन बनाया गया। और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन, हैदराबाद में 216 फीट की ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किस संत की स्मृति में बनाया गया? ऑप्शन रामानुजाचार्य, स्वामी विवेकानंद, श्री रविदास या नन्या आदि कवि। तो सही ऑप्शन देखें, सही ऑप्शन रामानुजाचार्य। ये 11वीं शताब्दी के संत थे और इन्होंने जीवन की सभी पहलुओं पे समानता के विचार को बढ़ाने के लिए बहुत ही अहम योगदान दिया।
जिसके कारण इनको आज हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी या समानता लाने के लिए जाना जाता है। तो ये रही आज की क्लास के 25 क्वेश्चन का एक सेट, और मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ आएगी और आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो ये क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज़ ऋषि पीसेस क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी के साथ मैं क्लास ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।